Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So, continuing from the last series, that is top 75 issues in news, today we'll discuss Uniform Civil Code, issue number 3. So, this issue is also comes under the GS paper 1, GS paper 2, and some aspect also comes under GS paper 4, that is ethical aspect. Okay, so इस इशू में हम पूरा बैकग्राउंड से स्टार्ट करके उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, बैकग्राउंड एंड ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू यूसीसी, ऑल द सेक्युलर लॉज इन प्लेस जो भी हैं, एंड व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड and relevant Supreme Court judgments and High Court judgments. We will discuss it all in great detail. Also, we will discuss the arguments in favor and arguments against this particular issue. ये issue इट्स लाइक कि वाई इन न्यूज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे वाई इन न्यूज़ पे नहीं रहता, ये ब्रिटिश के टाइम से वाई इन न्यूज़ चल रहा है. ठीक है, तो ऑलवेज इन न्यूज़. इन दिस केस यू कैन से कि दिस इशू हैज़ ऑलवेज बीन इन न्यूज़ फॉर वन और टू रीजंस और मोर रीजंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलवेज इन न्यूज़. यूनिफॉर्म जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, कुछ चीज अपने को सेम बनानी है थ्रू आउट द कंट्री. सिविल मीन्स मैटर्स रिलेटेड टू द सिविल थिंग्स. क्या क्या आता है सिविल में? दीज मैटर्स: मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी. दीज आर द सिविल इश्यूज या जिन पे सिविल लॉ अप्लाई होता है. ठीक है, और कोड, कोड मतलब उनको कोडिफाई करना है. तो इस चीज की जरूरत ही क्यों है, इसमें जाएंगे. इससे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है. सबसे पहले यूसीसी रेफर्स टू द सेम सेट ऑफ सिविल लॉज. सिविल लॉज किस केस में? विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स. दिस इज द लॉ डोमेन ऑफ द पर्सनल थिंग्स. व्हाट डज पर्सनल थिंग्स इंक्लूड? मैरिज, this is your personal matter, right? Next is divorce. You want to get married or not? You want to get divorced or not? You want maintenance after divorce, right? Inheritance, to whom the property will be given after the death of the parent. Adoption, which son or daughter can you adopt? What should be the rule of adoption? And succession of the property, after your death, who will be the heir of the property? Who will own the property after the death of the parent? So these are the matters which are included in the Uniform Civil Code. In simple terms, we can say all the section of the society, irrespective of their religion, okay, shall be treated equally according to a national civil code, जिसके बारे में बात हो रही है, which will be applicable to all uniformly. ठीक है, सबसे पहले आप ये बात समझिए. In the ancient societies, how the society was governed? Society was governed purely on the basis of religion. ठीक है, तो स्टेट, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर जगह स्टेट जो धर्म का यानी रिलीजन का इंटरफेरेंस था. ठीक है, आपके पर्सनल स्फेयर में भी हर एक चीज़ वॉज गवर्नड बाय द रिलीजन. ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ पर्सनल लॉज जो थे कोडिफाइड नहीं थे, बट एक तरह से फॉलो करता था सारा समाज. ठीक है, जैसे कन्वेंशन, आज के टाइम पे कन्वेंशन फॉलो होता है कि भाई लड़का जो है लड़की से शादी करेगा. इट वॉज लाइक अ कन्वेंशन, इट इज़ अ पर्सनल लॉ. ठीक है, बट अब जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, इमर्ज होता है. ठीक है, तो लॉ को कोडिफाई करने की भी ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द सोसाइटी, इज़ बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, तो देयर इज़ अ नीड टू कोडिफाई ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो पर्सनल लॉ धीरे धीरे मतलब एक तरह से कोडिफाई हुए होंगे. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट religions के people are coexisting together. ठीक है, the religion system of the state law is secular. It caters to all the religions, all the people of all the religions. ठीक है, तो there is a need कि भाई हमारी सोसाइटी में भी कोई कैसे शादी करेगा, किसका कैसे डिवोर्स होगा, किस तरह से उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म बना दी जाएं. जस्ट बिकॉज some of the personal laws of some of the religions are discriminatory in nature. ठीक है, are discriminatory towards gender, towards caste, towards particular religions. All these things are there. ठीक है, तो to kind of address all such inequalities and remove the evils,
वी नीड टू कोडिफाई दिस यूसीसी लॉज। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट वाज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थॉट, कि भाई हमें करना ही क्यों है कोडिफाई या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही क्यों है। तो इसका एक बेसिक प्रेमाइस है, एक अजम्पशन है, थॉट है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, दैट इज व्हाई रिलीजन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेट लॉ। ठीक है, तो इसी प्रेमाइस पे हम लोग बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लॉ सबके लिए, पर्सनल लॉ सबके लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मॉडर्न सोसाइटी। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इटसेल्फ आई विल टॉक। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1840 on the basis of Lex Loci report, this information is important with respect to prelims, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म लॉज फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इस केसेस में तो इनने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत करी कि सबसे पहले हम यूनिफॉर्म लॉज बनाएंगे फॉर क्रिमिनल लॉ, एविडेंस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, बट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इंटेंशनली लेफ्ट टू देम। Britishers were very cunning that way. They did not want to offend the masses. That's why they did not enter into the personal domain. They went for half-hearted modernization. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो। तो पहली शुरुआत ये है। Next comes Queen's 1859 proclamation. In the 1859, Queen gave a proclamation which said it promised absolute non-interference in religious matters. तो यहाँ पे एक तरह से यूसीसी वाली बात एकदम दब गई कि भाई सिविल कोड में हम, पर्सनल लॉ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्वीन सेड सो। फिर नेक्स्ट जो सीधे 100 साल बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैपेंड व्हेन गवर्नमेंट फॉर्म्ड द बी.एन. राव कमिटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ एंड गिव women इक्वल राइट्स, बट दिस वाज स्पेसिफिक टू द हिंदू रिलीजन, नॉट ऑल ऑफ द रिलीजियस लॉज, पर्सनल लॉज। ठीक है, सो दिस इज प्री इंडिपेंडेंस वाला सारा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ? इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग अ यूसीसी वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी पटेल के अंडर में, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई अभी टाइम नहीं आया है कि हम यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में लेके आए और इस पे बात करना शुरू करें, सोसाइटी इज नॉट रेडी येट। ठीक है, ये बात बोली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ वाज इन 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट दैट प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। इंटरकास्ट मैरिज जो भी होती हैं, ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस एंड इंटरकास्ट मैरिजेस आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसमें सीधा सीधा एक पहला जो है एफर्ट है टूवर्ड्स द सिविलाइजिंग द मैरिज, मेकिंग मैरिज इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज सेक्युलर वंस, जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, यूनिफॉर्म है फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। नेक्स्ट इज 1955 एंड 56 में 4 हिंदू कोड बिल्स आए थे। ठीक है, जब उनको रिजाइन करना पड़ा था बी.आर. अम्बेडकर को फॉर ब्रिंगिंग दिस हिंदू कोड बिल, बट इट वाज पास्ड। उसके पहले डिवोर्स वाज एब्सेंट इन द हिंदी हिंदू फिलोसफी में डिवोर्स वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, क्योंकि 7 जन्मों का साथ वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैरिज में, तो डिवोर्स वाज नॉट एन ऑप्शन। तो दिस पर्टिकुलर बिल ऑफ डिवोर्स एंड मेंटेनेंस was very much opposed by the then society of those times, but still it got passed. ठीक है, इसके बाद various supreme court judgments have advocated UCC। ये भी हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से important judgments हैं जो हम कोट कर सकते हैं with respect to UCC। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है, UCC क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस में आप इसका सीधा सीधा मेंशन कर सकते हो वाइल अगर कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग यूसीसी या केस स्टडी के तौर पे। ठीक है, तो सीधा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली मेंशन्ड अंडर द पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा सीधा टर्म मेंशन्ड है डीपीएसपी में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी अभी नॉन इन्फोर्सेबल है
ठीक है। ऐसा करेगा, स्टेट को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, तो इसमें एक ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई स्टेट टाइम के साथ व्हेन सोसाइटी इज रेडी स्टेट विल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूसीसी कम्स अंडर नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आप यूसीसी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमें चाहिए और आप कोर्ट चले जाओ, ऐसा नहीं है। अभी के लिए सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट है जो जिसके थ्रू गवर्न होता है, ये काइंड ऑफ एक थोड़ा सा फील देने के लिए कि भाई मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड सिविल, ठीक है, एंड सेक्युलर। अच्छा, तो व्हाट इज द करंट सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट पर्सनल लॉज, इसके लिए ये पढ़ना जरूरी है कि बिफोर ब्रिंगिंग यूसीसी अभी क्या करंट सिस्टम है। तो सबसे पहले तो पर्सनल लॉज एज अ सब्जेक्ट जो 7th शेड्यूल में है उसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन, ठीक है, दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और अपनी जनता की कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इसीलिए अगर आपको पता है इंडिया में इकलौता स्टेट है जो गोवा, जहाँ पे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, जस्ट बिकॉज पर्सनल लॉज कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, वो भी हम देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट है गोवा में। ठीक है, सबसे पहले मैरिज एंड डिवोर्स के केस में व्हाट आर द करंट लॉज इन प्लेस। ठीक है, फॉर हिंदूज इट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड डिवोर्स एक्ट इसी में आ जाता है। ठीक है, और इसमें हिंदूज की डेफिनेशन में सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज मुस्लिम वुमेन के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 इज इन प्लेस। ठीक है, ये वाला कानून है। नेक्स्ट इज फॉर पारसीज इट्स पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, इट इज गवर्न बाय पारसी मैरिज। ठीक है, तो अलग अलग जो धर्म हैं उनके लिए अलग अलग लॉज हैं। ठीक है, Mohammedan law for marriages for Muslims. Next is for Jews, they are governed by their religious laws. Next is Christians. Christians are governed by Indian Christian Marriages Act and Indian Divorce Act. ठीक है, तो this is about marriage and divorce. Next is adoption. Adoption किस तरह से होता है, Hindus can adopt under the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956. जो 4 हिंदू कोड बिल्स आए थे उसमें से एक है ये। ठीक है, तो अडॉप्शन इसके थ्रू होता है। इन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज स्पेसिफिक अडॉप्शन लॉ तो नहीं है, बट दे मस्ट अप्रोच द कोर्ट फॉर अडॉप्शन अंडर दिस सेक्युलर एक्ट, दैट इज गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये ब्रिटिश एरा का लॉ है जिसके थ्रू आप अडॉप्शन के लिए मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस कैन अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। हाउ मेंटेनेंस इज गवर्न्ड दीज डेज। Hindu wives have the right to claim maintenance from their husbands, but this right can be lost if they deviate from the path of chastity. Chastity means loyalty. ठीक है, अगर they get married with other person after getting divorced, they will not be liable for maintenance. ठीक है, तो मेंटेनेंस सिर्फ इसी शर्त पे मिलता है कि आप जीवन भर you live like again bachelor. ठीक है, so next is Muslims women's rights are protected under Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. ठीक है, ये इसका हो गया मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस इसी के द्वारा गवर्न होता है। नेक्स्ट इज सक्सेशन, हाउ योर सन और डॉटर विल बी गेटिंग योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोस्ट इंडियन मुस्लिम्स फॉलो द हनाफी डॉक्ट्रिन्स ऑफ सुन्नी लॉ, यानी सुन्नी शिया सुन्नी वाला जो सेक्ट है उसमें सुन्नी लॉ वाले हनाफी डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सक्सेशन। And intest succession among Hindus is governed by the Hindu Succession Act 1956. ठीक है, so these are the laws. एक लास्ट बचता है। ठीक है, अब है प्रेजेंट सेक्युलर लॉज। ठीक है, ये सब तो हो गए आपके पर्सनल लॉज के बारे में बात। अभी सेक्युलर के तौर पे ऐसे कौन से सिविल डोमेन में कौन से लॉज हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इक्वल क्रिमिनल कोड एप्लीकेबल टू ऑल। अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है, तो आपके लिए जो कानून है वो सबके लिए समान है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग सजाएं या ये सब नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सिविल कोड में ही यूनिफॉर्मिटी आनी बाकी है, क्रिमिनल तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर और डोमिसाइल, सबको इक्वली ट्रीट करता है आपका कानून इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। जैसा मैंने बताया था कि सेक्युलर लेजिस्लेशन है फॉर इंटर कम्युनिटी मैरिज। ठीक है, इंटर कम्युनिटी यानी एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच और एक कास्ट से दूसरी कास्ट के बीच।
फ्रीइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कोएर्सिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल लॉज। तो यहाँ पे आप पर्सनल लॉ के से बाहर आके आप जैसे चाहो वैसे शादी कर सकते हो। तो ये सेक्युलर मोड है, ठीक है, सेक्युलर सिविल लॉ है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल लॉ इन गोवा, जो एक केस स्टडी है इंडिया के लिए, इकलौता स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल लॉ है। तो इट हैज अ फैमिली कॉमन फैमिली लॉ रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। ओनली स्टेट इन इंडिया विथ यूसीसी, ठीक है, वर्थ नोटिंग फैक्ट, बट नॉट कंप्लीटली, ये यहाँ पे कैच है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, पूरी तरह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। इट इज गवर्न्ड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 विच अप्लाइज टू ऑल गोवंस विथ सम रिलीजियस प्रोविजंस। कुछ थोड़े थोड़े रिलीजियस एक्सेप्शंस हैं, जैसे हिंदू मैन की बायगामी कंडीशन, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हिंदूज आर अलाउड टू गेट मैरिड विद 2 वाइफ्स, ठीक है। तो ये एक इसमें जो है एक एक्सेप्शन है। तो ये पूरी तरह से सिविल लॉ भी नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इन गोवा ऑल्सो। एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट है, ठीक है, गोवा में सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। इनकम एंड प्रॉपर्टी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। जो आपकी इनकम है और प्रॉपर्टी है आपकी, इट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ रिगार्डलेस एंड अमंग चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है विद रिस्पेक्ट टू द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिजेस एंड डेथ्स। सबके लिए कंपलसरी है, आपको डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है फॉर ऑल। प्रोविजंस फॉर डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स का प्रोविजन भी है। मुस्लिम रजिस्टर्ड इन गोवा कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक, ठीक है। दिस इज अ वर्थ नोटिंग फैक्ट। ये आप अपने एग्जाम्पल्स में भी कोट कर सकते हो कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है वहाँ पे इट इज़ नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी एंड ट्रिपल तलाक, जबकि पॉलीगैमी अदर देन द गोवा मुस्लिम्स आर अलाउड टू गेट मैरिड 4 times, टू हैव 4 wives, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द वुमेन। कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मैरिज, तो शादी के टाइम पे दोनों ही प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी एंटाइटल्ड टू ईच स्पाउस इन डिवोर्स, ओनरशिप हाफ्ड फॉर सर्वाइविंग मेंबर इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। सीधी बात है भाई, प्रॉपर्टी भी इक्वली डिवाइड हो रही है दोनों ही स्पाउसेस में, एंड ओनरशिप इज हाफ्ड फॉर ईच सर्वाइविंग मेंबर इन केस ऑफ डेथ, डेफिनेटली। नेक्स्ट, parents must pass on at least half of their property to the children to be shared equally. पेरेंट्स, ऐसा नहीं है अभी अदर देन गोवा ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने सन या डॉटर को दें या ना दें, ये उनकी चॉइस है, ठीक है। बट इन केस ऑफ गोवा दे हैव टू गिव एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर गोवा सिविल कोड? Hindu men have limited right to bigamy based on specific circumstances, while other communities prohibit polygamy. तो हिंदूज को कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में बाईगैमी अलाउड है, मतलब वो 2 शादियां कर सकते हैं। अदर देन दिस किसी भी धर्म का बंदा या बंदी 2 शादियां नहीं कर सकता, ठीक है। मोनोगैमी ही प्रेवलेंट है इन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So this is the stand of various important leaders from Constituent Assembly regarding UCC, ठीक है। तो इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम क्या बोला था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इसकी चर्चा हो रही थी। यूसीसी नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ फंडामेंटल राइट, दिस वाज सेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज मेंबर नजीरुद्दीन अहमद सेड यूसीसी कुड हिंडर आर्टिकल 19 दैट इज नाउ आर्टिकल 25 दैट इज राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट एंड फॉलो रिलीजन, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के डायरेक्टली जो है लड़ाई पे है, मतलब एक तरह से अगेंस्ट है यूसीसी का आना, पर्सनल लॉज के अगेंस्ट है। तो ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस इन रिलीजन हो रहा होगा अगर आप यूसीसी लेके आते हो। देन के.एम. मुंशी सेड यूसीसी प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड जेंडर इक्वलिटी अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल लॉज में जो प्रैक्टिसेस हैं डेरोगेटरी टू द वुमेन है एंड डिस्क्रिमिनेटरी टू द वुमेन है, ठीक है। तो एक तरह से जेंडर इक्वलिटी लेके आता है, ऐसा के.एम. मुंशी ने बोला। एंड ऑल्सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल यूनिटी लेके आता है, क्योंकि सिविल स्फीयर में एवरीबडी बिकम्स इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉ,
तो दिस विल प्रमोट यूनिटी। ऐसा नहीं होगा कि एक धर्म में 4 शादियां अलाउड है, दूसरे धर्म में 1 शादी अलाउड है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना, ये सही हो जाएगी सबके लिए इफ यूसीसी कम्स। नेक्स्ट इज बी आर अम्बेडकर। व्हाट डिड ही से? ही सेड आर्टिकल 44 जो अभी डीपीएसपी के तौर पे इसमें वो हुआ था, इट प्रपोजेड स्टेट्स एंडेवर फॉर यूसीसी नॉट इम्पोजिंग इट ऑन ऑल सिटीजन्स। मतलब इट मेड इट an obligation for the state to bring it in the long term but not enforceable right now, ठीक है? No one can claim UCC as a right. So this is all about the views of the Constituent Assembly. ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, जैसे बी आर अम्बेडकर वाला मैंने बताया, के एम मुंशी मैंने आपका बताया, तो दिस यू कैन यूज इन द कंक्लूजन और टू सपोर्ट और सब्सटेंशिएट एनी आर्ग्यूमेंट विच यू आर गिविंग इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है? वैसे ये जो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट मैंने जो दी हैं, इसमें आपको वेल सब्सटेंशिएटेड पॉइंट्स दिए हैं अलॉन्ग विद द रेलिवेंट केस स्टडी और केसेस, ठीक है? एज यू कैन सी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट? दैट वी शुड ब्रिंग यूसीसी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? तो सबसे पहली बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि भाई जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करता है यूसीसी। पर्सनल लॉज गिव अनड्यू एडवांटेज टू women as the society is patriarchal, has been patriarchal for longer time, so these personal law have been designed to support and promote men and to subjugate women. तो ये बात ये कह रहा है, for example Muslim men allowed polygamy while women cannot have multiple husbands. सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेटरी है, या तो आप दोनों के लिए इक्वल बनाओ या दोनों के लिए सेम होना चाहिए। केस स्टडीज में क्या है? इन कंट्रीज लाइक ट्यूनिशिया एंड टर्की which have implemented uniform civil code, women's rights have improved significantly leading to a greater gender equality. सीधा सीधा आपने एग्जांपल दे दिया कि भाई ट्यूनिशिया और टर्की में यूसीसी ला चुका है, जबकि वो एक इस्लामिस्ट कंट्री है, ठीक है? नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। इनकंसिस्टेंसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज, ठीक है? अगेन भाई किसी किसी केस में तो अंडर 18 की मैरिज भी अलाउड है इन सम ऑफ द पर्सनल लॉज, ठीक है? तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज। हाउ डू यू सी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन? ये बहुत इनकंसिस्टेंसी है इन डिफरेंट पर्सनल लॉज। ऐसे ही सक्सेशन के केस में भी है अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। हिंदू पर्सनल लॉज अमेंडेड मोर फ्रिक्वेंटली देन मुस्लिम लॉ। अब ये भी एक फैक्ट है कि भाई इनकंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है? हिंदू लॉ तो सारा अमेंड हो गया, पर्सनल लॉ जो हम जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हिंदुइज्म के केस में कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं थी क्या? Why they agreed to accept the UCC to civilize or codify the new modern law, ठीक है? And why this is not being amended as frequently as other laws are being amended? So then यहाँ पे हम केस स्टडी देख लेते हैं कि कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन एंड अवॉइडिंग फ्रेगमेंटेड लीगल सिस्टम्स। फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है? आपको अगर एक पर्टिकुलर सिटीजन आया उसके लिए अलग से उसकी कानून की किताब पढ़ो, फिर एक और आ जाएगा कि हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, दिस विल नॉट हैपन, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, इनकंसिस्टेंसी और नॉन यूनिफॉर्मिटी एलिमिनेट हो जाएगी सोसाइटी से, लॉज को डील करना ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा आसान और ज़्यादा इक्वल और फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन इन एफिशिएंसी। तो हाउ सिंप्लीफिकेशन इज हैपनिंग? बिकॉज यू डोंट हैव टू रीड एंड रेफर टू द different laws of the different communities. You have created a uniform civil law for everyone which will be applicable to everyone. So this simplifies the complex laws on marriage, inheritance, succession and adoptions. Same civil law applicable to all citizens regardless of faith. So this will become efficient also, simplified also, and everyone will be ready to understand and embrace it also. केस स्टडी, ठीक है? इटली और स्पेन, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज स्ट्रीमलाइंड द लीगल प्रोसेसेस, reducing bureaucracy and ensuring efficient administration of justice. So justice is getting delivered faster and with fairness because uniform civil code is in place in Italy and Spain. So you can quote this example. Next is protection of the vulnerable sections. ठीक है? UCC provide protection to women and religious minorities. ये एक strong argument है because सबसे बड़ा जो अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट आता है वो यही है कि भाई माइनॉरिटीज को के अगेंस्ट है, उनके राइट में एक तरह से डैमेज कर रहा है उनके राइट्स को, पर्सनल राइट्स को। उल्टा डैमेज नहीं कर रहा,
उल्टा इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द women, योर women ओनली, ठीक है, द women ऑफ योर कम्युनिटी एंड religious minorities also. Practices governed by the religious tradition may conflict with the constitutional rights. In the name of personal law, sometimes your constitutional fundamental right is getting violated as a citizen and as a person. Your basic human right is getting violated. ठीक है, तो it will protect, give more protection to the vulnerable sections. Belgium and the Netherlands, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है and it has protected the rights of marginalized communities and promoted inclusivity. ठीक है, so you can also quote this particular case study for protection of the vulnerable sections. Next important point is that is in favor of UCC is national integration. ठीक है, it helps to integrate and to maintain the unity and the integrity of the nation. How? It helps in integrating India by bringing all the citizens under one national civil code of conduct. Every person will in its personal space will be governed by a national civil code decided by the constitution of our India. ठीक है, not a particular religion which one person may identify or associate with or not, right? Why religion have, in this modern times, why religion have all the authority to decide your personal matters? यहाँ पे there should be one national civil code, यही argument यहाँ पे दिया जाता है. It reduces vote bank politics in elections. ठीक है, एक तरह से जो polarization of the vote bank होता है in the name of religion, अगर civil law same आ जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी बातें, सिविल लॉ इज अ पर्सनल मैटर, ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे अजीब अजीब से बयान आते हैं एंड यू नो सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड, हेट स्पीचेस होते हैं, हेट क्राइम्स होते हैं कई बार, तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो वोट्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो भी कम हो जाएगी. जैसे कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड मलेशिया हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. Malaysia, a hardcore Islamic nation, has also implemented the uniform civil code. ठीक है, तो these are the valid arguments कि भाई why should not we bring the uniform civil code in our country, fostering national unity and social cohesion among diverse communities. यहाँ इन countries में तो इनके you know उनके पर्सनल स्पेस में कोई ऐसा वो नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ, क्योंकि these countries have also brought uniform civil code. ठीक है, next important point is modern progressive nation. It is the need of a modern progressive nation because UCC is a modern thought which is eliminating the evils of the society and bringing everyone on the same footing, on the same platform, right? You are being subjected to the equal treatment by the law, whether you commit a particular crime or may violate the dignity of the individual, right? So it signifies a move away from caste and religious politics. So this way our people get more civilized, more educated, and it also improves the condition of women in India. ठीक है, which are the traits of the modern progressive democratic nations. ठीक है, तो इसमें केस स्टडी आप ले लो, नॉर्वे एंड स्वीडन, जो हमेशा किसी भी डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर होता है उस पर हमेशा टॉप पे आते हैं ये नॉर्वेजियन कंट्रीज. तो व्हाट डू दे हैव? दे हैव प्रोग्रेसिव फैमिली लॉज अंडर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. They have achieved higher gender equality and women's empowerment, and which is the trait of a modern progressive nation. We always look up to Norway and Sweden to achieve something, right? So we should also embrace uniform civil code. These are the two last points for in support of UCC. One is promoting real secularism, right? Argument against UCC comes in the garb of कि this will be hampering the secular aspect of Indian constitution, and this is nowhere a valid argument. This is very void argument. ठीक है, उल्टा UCC does not limit religious freedom. It ensures equal treatment under the law. It is giving you more wings to flex your wings and to be more capable and more modern with more modern outlook. Personal laws create an alternative judicial system based on outdated values. Some of the personal laws that govern your personal space are based on age-old mentality, age-old thinkings, which is not valid in these modern times. So you'll have to be you will have to discard and evolve from them. ठीक है, तो this is the argument here कि real secularism is getting
you want modern values of secularism, right? But you don't want to change and upgrade from the old outdated discriminatory orthodox practices going on in your personal law, ठीक है? तो this cannot happen without embracing the uniform civil code. So we can talk about here countries like Canada and Australia. They have implemented uniform civil code and they have strike a very fine balance between religious freedom and ensuring equal rights for all its citizens, ठीक है? नेक्स्ट इज कोहेरेंट लीगल सिस्टम, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रहेंगी हमारे लीगल सिस्टम में. इट विल बिकम सिंपल एंड एफिशिएंट. जो पहली वाली पॉइंट था कि कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द पर्सनल लॉज क्रिएट अ मोर कोहेरेंट लीगल सिस्टम, reduces confusion and enables efficient administration by the judiciary. For example, countries like Japan and South Korea have a uniform civil code. This has contributed to a well-organized legal framework and efficient judicial functioning, right? क्योंकि उनके यहाँ लॉज कोडिफाइड हैं, ठीक है? कन्फ्यूजन्स नहीं है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं है. दे हैव मेड सेम लॉज फॉर एवरीवन, ठीक है, इन देयर पर्सनल स्पेसेस. तो दे आर प्रॉस्परिंग मोर that way because justice is getting delivered frequently and more in a more equitable manner, ठीक है? अब now arguments against UCC, why people do not want to bring UCC in India, ठीक है? सबसे पहला है जो diversity of laws. India secular civil laws are already exhibit diversity with variation in criminal and civil matters. Personal laws within communities including Hindus are not uniform. सो दे आर सेइंग कि भाई जब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है तो डाइवर्स पर्सनल लॉज रहने में क्या दिक्कत है? वी आर ऑलरेडी इवॉल्विंग विद आर डाइवर्सिटी, वी हैव एम्ब्रेस्ड आर डाइवर्सिटीज ऑफ मैनी थिंग्स, है ना? फेस्टिवल्स, फेयर्स, एवरीथिंग, क्विजीन्स. व्हाई नॉट लॉज देन? सो दे गिव दिस आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स embrace legal pluralism accommodating diverse cultural practices. So why do you do not want to personal laws to remain? Why do you want to divulge and homogenize one particular law? So they give this argument. Next is communal politics and religious freedom. UCC is seen as majoritarianism, ठीक है, and as a threat to personal laws based on religious beliefs. एक particular party जो UCC को support करती है उसकी एक ऐसी इमेज है इन पॉलिटिकल सिनेरियो कि दे वांट टू थ्रस्ट अपॉन मेजोरिटेरियनिज्म अपॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी पीपल, ठीक है? तो दिस पर्टिकुलर बिलीफ इज लीडिंग टू द कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड कर्बिंग ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम. सो दिस इज बीइंग परसीव्ड एज कि भाई यूसीसी का आना मतलब हमारे पर्टिकुलर धर्म पे अटैक, ठीक है? They do not want us to remain in the society. They want us to be the second grade citizens. इस तरह से प्रोजेक्शन होता है for UCC. That's why it is seen as the majoritarianism, ठीक है? तो UCC का acceptance नहीं है सोसाइटी में because it is seen as communal politics. तो which is in practice is wrong, ठीक है? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना का communal tensions highlight the challenges is imposing a uniform civil code. तो जब यूसीसी लाने की बात हो रही थी इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना, तो वहाँ पे भी कम्युनल टेंशंस हो गए थे जस्ट बिकॉज यूसीसी आ रहा था. तो यहाँ पे एक वैलिड आर्गुमेंट ये हो जाती है, सपोर्टेड बाय द केस स्टडी. नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हार्मनी, ठीक है? तो पीपल से कि यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट ओवरशैडो ह्यूमन राइट्स एंड डाइवर्सिटी, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप सिविल कोड या सब कुछ यूनिफॉर्म करने के चक्कर में, होमोजेनाइज करने के चक्कर में आप माइनॉरिटी राइट्स या ह्यूमन राइट्स और डाइवर्सिटी को ही छिपा दो या ओवरशैडो कर दो, ठीक है? सबज्यूमिंग डाइवर्सिटी अंडर द मेजोरिटीज वॉइस अंडरमाइंस माइनॉरिटी राइट्स. इफ यू वांट टू if you in the name of bringing UCC, if you are suppressing the minority voice, then this should not be allowed. Bringing UCC should not be allowed, they say. The other party says this. Belgium's approach to the cultural diversity respects the regional autonomy and minority rights. तो यहाँ पे हम बेल्जियम का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? UCC भी है बट एट द सेम टाइम दे हैव इंश्योर्ड कि भाई रीजनल ऑटोनोमी रहे, ठीक है, और माइनॉरिटी राइट्स भी प्रोटेक्ट रहे.
तो वी कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर बेल्जियम्स मॉडल. कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मानी जाती है कि भाई यूसीसी में क्लैश विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दे से कि आप हमारे पर्सनल लॉ को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, बट हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी तो कुछ चीज़ है. वी डू नॉट वॉन्ट यू टू इंटरवीन इन आर पर्सनल मैटर्स. वी विल डिसाइड हाउ वी गेट मैरिड एंड हाउ डू वी गेट डिवोर्स्ड, ठीक है, एंड वी हैव फेथ इन आर रिलीजन, सो वी कंसिडर रिलीजन द पैरामाउंट. दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच ऑफन कम्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है. इट रिस्क सप्रेसिंग माइनॉरिटीज एंड होमोजेनाइजिंग कल्चर. इसी के सपोर्ट में यही चीज़ कि भाई आप आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहे हो एंड हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबा के मेजोरिटेरियनिज्म स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो बाय ब्रिंगिंग यूसीसी. This fear of the minority community should be tackled with the extensive stakeholders consultation. This we will discuss later कि कैसे हम इस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसमें आप एग्जांपल ले लो, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पर्सनल लॉज, ठीक है. तो यहाँ पे एक सॉलिड आर्गुमेंट ये आ गया कि भाई आपके पर्सनल लॉज भी प्रोटेक्टेड रहें और यूसीसी भी आ जाए, ठीक है, रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी रहे. तो आप इसमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का मॉडल ले सकते हो कि भाई उन्होंने यूसीसी भी लागू किया है, एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इंटैक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट यूसीसी इज कि लैक ऑफ कंसेंसस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है. लॉ कमीशन एंड यूसीसी अननेसेसरी एंड रिकमेंडेड प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी, ठीक है. Next argument in this case is lack of consensus and expert opinion. That's why UCC is not getting implemented. For example, Law Commission itself has deemed UCC unnecessary and recommended preserving diversity. ठीक है, प्रीवियस लॉ कमीशन रिपोर्ट्स जो रही हैं उन्होंने इसी चीज़ को फेवर किया है कि यूसीसी अभी नहीं लाना चाहिए, हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है. इस केस में स्टडी आ गई कि भाई स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया मेंटेन लीगल डाइवर्सिटी वाइल अपहोल्डिंग इंडिविजुअल राइट्स. तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसके फेवर में नहीं है बिकॉज लॉ कमीशन इज कंसिडर्ड एज द एक्सपर्ट ओपिनियन, और उसके बीच में कंसेंसस भी नहीं है कि अभी यूसीसी नहीं लाना चाहिए. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट ब्रिंग यूसीसी, क्योंकि लॉ कमीशन ने भी बोल दिया. सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल एंड कस्टमरी लॉज. Imposing UCC में disrupt tribal communities customary laws and practices. इसका कल या परसों ही एक न्यूज़ आई थी कि झारखंड की कुछ ट्राइब्स ने इकट्ठे होके यूसीसी के अगेंस्ट स्टैंड लिया है. दे हैव सबमिटेड देयर रिजर्वेशंस विद द यूसीसी, ठीक है. तो यही है कि भाई अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग कस्टमरी लॉज हैं और प्रैक्टिसेस हैं, कहीं यूसीसी के नाम पे आप वो सब तो नहीं सप्रेस कर दोगे, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्रोटेक्ट इंडिजिनियस कस्टमरी लॉज वाइल इंश्योरिंग इक्वलिटी. तो इस केस में हम सबसे अच्छा मॉडल जो ले सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इंडिजिनियस ट्राइब्स थी, उनका कस्टमरी लॉ प्रोटेक्टेड रहा है, एट द सेम टाइम यूसीसी भी आया है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, ठीक है. इसके बाद हम देख लेते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस दैट हैव फेवर्ड एंड गिवन देयर व्यूज ऑन यूसीसी. पहला केस इसमें है शाह बानो ऑफ 1985. इसके बारे में आपने पहले भी फ्रिक्वेंटली पढ़ा होगा और सुना होगा, ठीक है. इसमें आप सीधा सीधा उसका क्रक्स देख लो कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मुस्लिम women's right to maintenance and highlighted the need for gender justice and a uniform civil code, ठीक है. तो एक तरह से आउटकम के तौर पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि यूसीसी शुड बी ब्रॉट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन लॉज टू इंश्योर द जेंडर जस्टिस एंड जस्टिस टू द मुस्लिम विमेन, ठीक है. नेक्स्ट इज सरला मुदगल केस जो 1995 में आया. इट अगेन एम्फसाइज द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू प्रोटेक्ट विमेन्स राइट्स एंड इंश्योर जेंडर इक्वलिटी. द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर यूसीसी. नेक्स्ट इज जॉन वलामंटम केस ऑफ 2003. इसमें क्या बोला, पर्सनल लॉज मस्ट कॉम्प्लाई विद द फंडामेंटल राइट्स एंड दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन. तो कोर्ट टाइम एंड अगेन हैज रीइटरेटेड कि भाई आप यूसीसी लेके आओ, अदरवाइज इट इज वेरी गेटिंग वेरी डिफिकल्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेम ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस. केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला कि दे स्ट्रेस्ड फॉर हाई कोर्ट के केसेस में केरला हाई कोर्ट ने 2010 में बोला कि इट इज नीडेड फॉर जेंडर जस्टिस. बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो सेड कि प्रोटेक्टेड पर्सनल लॉज अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन.
नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेटेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1996. तो टाइम एंड अगेन many Supreme Court cases and High Court have referred to the UCC many times as a solution. So even the highest law of the land is also saying कि भाई UCC लेके आओ, ठीक है. Next is key suggestions of the law commission, the latest law commission report, ठीक है. इसमें आप देख लो, they say codify all the personal laws to reveal prejudices and test them against fundamental rights. दिस इज देयर रिकमेंडेशन कि भाई आप सारे पर्सनल लॉज उठाओ, सबको कोडिफाई करो प्रॉपरली एंड देन टेस्ट देम विद द फंडामेंटल राइट. फिर देखो कि कौन सा अगेंस्ट है, कॉन्ट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट्स के, देन अमेंड दोज पर्टिकुलर पर्सनल लॉज इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग यूसीसी. दे आर सेइंग सो. फोकस ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स प्रायोरिटाइजिंग इक्विटी रादर देन इम्पोजिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड. सो दे आर सेइंग कि भाई वी शुड हैव अ फोकस ऑन यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स which promotes equality rather than getting into the uniform civil code, bringing homogenizing every law. ठीक है. amend marriage and divorce laws uniformly across religions including age and grounds for divorce. तो specifically they are saying कि भाई सबसे ज़्यादा discriminatory जो section है ना marriage and divorce, उसको आप amend कर लो हर एक पर्सनल लॉ में rather than bringing a uniform civil code for every religion. ठीक है. next is preserve diversity of the personal laws while ensuring they do not contradict fundamental rights. तो ये और ये लगभग सेम राइट्स हो गए कि भाई डाइवर्सिटी प्रमोट करो बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ना हो वो डाइवर्सिटी. ठीक है. गारंटी इक्वालिटी विद इन कम्युनिटीज बिफोर इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज. ठीक है. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि विद इन कम्युनिटी भी इक्वालिटी लाने की जरूरत है, इसके पहले कि आप अक्रॉस द कम्युनिटी इक्वालिटी लाने की सोचो. मतलब हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू की भी इक्वालिटी लाने की जरूरत है और मुस्लिम की भी लाने की जरूरत है. जब ये इक्वालिटी आप अचीव कर लोगे तभी तो इन दोनों में इक्वालिटी लाने की आप सोच पाओगे. ठीक है, इसकी बात कर रही है. नेक्स्ट इज एड्रेस इनइक्वालिटीज थ्रू अमेंडमेंट्स रादर देन एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, वही बोल रहा है कि भाई पीस मिल, ब्रिक बाय ब्रिक जाओ. ठीक है, जो इनइक्वालिटी आपको आइडेंटिफाई होती जा रही है उनको अमेंड करते जाओ धीरे धीरे, रादर देन एकदम से पूरा एक दिन में सब कुछ बदल दिया. ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी ले आए. उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी इनइक्वालिटीज हैं उनको धीरे धीरे एड्रेस करो. सो दे आर रिकमेंडिंग काइंड ऑफ गोइंग स्लो सो दैट सोसाइटल स्ट्रक्चर डज नॉट गेट derailed. Next is, this is the final take based on all the detailed analysis that we did. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है collaborative approach. ठीक है, for bringing in UCC in India, we should not go into the confrontational mode. We should not try to suppress those who are raising their voice against the particular law. We should try to more consultative approach, collaborative approach. We should collaborate with them कि भाई tell us what do you want the changes in us. ठीक है, what kind of UCC should we bring कि आपका freedom of religion भी intact रहे और हम ये जो लाना चाह रहे हैं, आपकी जो इनइक्वालिटीज एड्रेस करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए. ठीक है, सो कोलैबोरेटिव अप्रोच, बिल्ड कंसेंसस. ठीक है, एजुकेट देम, लिसन फ्रॉम देम. दिस इज द अप्रोच. एजुकेट स्टेक होल्डर्स ऑन यूसीसी बेनिफिट्स. ठीक है, वन इज दिस. जो मिसकंसेप्शन चल रहा है ना कि भाई मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा, उस चीज़ को आप एड्रेस करो थ्रू कोलैबोरेटिव अप्रोच. नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन. आप एक साथ यूसीसी मत लेके आ जाओ क्योंकि वो फिर अगेन उस तरह से चला जाएगा जैसे फार्म लॉज एकदम से ले आए. ठीक है, देन फार्मर्स गॉट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस. तो आप एक एक करके पहले मैरिज को टारगेट करो, फिर आप अडॉप्शन को टारगेट करो, बिकॉज इट इज़ वेरी पर्सनल स्पेस. ठीक है, आप सब कुछ एकदम से एक दिन में चेंज कर दोगे तो पूरी, और ये ऐसी चीज़ है कि लोगों की जिंदगियां इससे लगी हुई हैं, फैमिलीज. ठीक है, दोस्त, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, ऑल दिस इज वेरी पर्सनल स्पेस. तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन और सोसाइटी वैसा फॉलो करता आया है, आप एकदम से उसको बोल दो कि आज तक आप ऐसे थे, कल से आप ऐसे फॉलो करना शुरू कर दो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर आप सब कुछ एकदम से एक झटके में लाना शुरू करोगे तो स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक चीज़ें रखो. पहले मैरिज सुधारो, फिर एडॉप्शन वाला एस्पेक्ट टैकल करो, फिर सक्सेशन पे जाओ, फिर मेंटेनेंस पे जाओ. धीरे धीरे चीज़ें लाओगे तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे. पहले मैरिज पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिशन होगा, मैरिज फिर धीरे धीरे इंटैक्ट हो जाएगी, फिर वो अडॉप्शन के लिए रेडी हो जाएंगे. ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो. प्रिजर्व डाइवर्सिटी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. कोडिफाई पर्सनल लॉज, एड्रेस इनइक्वालिटीज विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स. ठीक है,
तो वही बात कर रहे हैं जो अभी उसने बोला लॉ कमीशन ने. देन इंश्योर इक्वलिटी, फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी विद इन कम्युनिटीज. अक्रॉस द कम्युनिटीज तो सेकंड टाइम आएगा, पहले आप विद इन कम्युनिटीज भी एड्रेस कर लो इस चीज. जस्ट कोड नॉट यूनिफॉर्मिटी, प्रायोरिटाइज द फेयरनेस ओवर एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, आप कोड ले आओ, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्मिटी की बात ज़्यादा मत करो, उसमें जो यूनिफॉर्मिटी वाला एस्पेक्ट है कि भाई एक धर्म को दूसरे धर्म जैसा बनाना है, वो करने के बजाय आप अलग अलग चेंजेस कर दो. ठीक है, उनको बता दो, और एक तरह से यू कैन गो अ स्मार्टर वे ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रायोरिटाइज फेयरनेस ओवर एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी. मतलब मैसेज इस तरह से जाना चाहिए कि हम सब कुछ यूनिफॉर्म बनाना नहीं चाह रहे, हम फेयरनेस लाना चाह रहे हैं. ठीक है, उनके भले के लिए ही है. इस तरह से मैसेज आप अगर थ्रो करोगे थ्रू योर एक्टिविटीज, देन यूसीसी विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी. नेक्स्ट फाइनल लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन क्या रही? कोडिफाई द फैमिली लॉज, रिड्यूस द एम्बिग्विटी, जो भी कंफ्यूजन और इनइक्वालिटी है, एंड देन एड्रेस इनइक्वालिटीज थ्रू अमेंडमेंट्स. They are saying कि for now you please amend the existing personal laws and go slow, go brick by brick, piece by piece, and keep the approach collaborative. Do not confront with them. ठीक है, this is the whole message of UCC का conclusion. तो this is all about यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, अभी जैसा आपने सुना है कि बहुत सारे स्टेट्स में इसकी डिस्कशन भी चल रहा है. राजस्थान ने भी बोला, मध्य प्रदेश ने भी बोला कि हम लेके आएंगे. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ट्रैक करते रहना. बट यूसीसी इज ऑलवेज अ वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूछ ही लिया जाता है. अगर आपके जीएस पेपर्स में नहीं आएगा तो सीधा सीधा हिंदी या इंग्लिश के पेपर में भी आ जाता है ये. ठीक है, कि समान नागरिक संहिता के बारे में आपके क्या विचार हैं उस पर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. तो दिस विल रिमेन टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर मैनी ईयर्स टू कम. ठीक है, तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे. वील कम अगेन विद येट न्यू अनदर इशू. आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाला सेक्शन कैसा लगा, और इसके अलावा भी आप कौन से इशूज़ पर डिस्कशन चाहते हैं. वी विल डू इट फॉर यू. कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.